दोस्तों ये एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का लास्ट वीडियो है, यानी कि तीसरा पार्ट है। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन लास्ट में दिया था, जो कि आपके इस बोर्ड पे दिख रहा है, इसी क्वेश्चन से हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद इस पार्ट थर्ड का वीडियो का शुरुआत हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है और इसके आधार का अनुपात 3:4 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि दो त्रिभुज का यहाँ एरिया यानी क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो आपका दे दिया है 1:2 और इसके आधार का अनुपात दिया हुआ है 3:, आधार का जो अनुपात है 3:4 है और आपसे ऊंचाई का अनुपात जो है वो पूछ रहे। तो ऊंचाई का अनुपात मान लीजिए h1 × h2। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और फिर दूसरे भी त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है। तो देखिए यहाँ रेशियो में ना ये जो कांस्टेंट होता है 1/2, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ आधार और ऊंचाई का गुणनफल चाहिए। अब यहाँ बताइए आधार तो दिया हुआ है और ऊंचाई, ये दोनों का गुणनफल जो है का रेशियो है ना वो 1:2 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 3 में h1 से गुणा करेंगे तो 3h1 और रेशियो मैंने बटा 4h2, ये हो गया दोनों का रेशियो। ये भी एरिया में बदल गया क्योंकि बेस इंटू हाइट, अभी बताया बेस इंटू हाइट एरिया, और 1/2 तो दोनों में कट जाएगा। तो ये जो रेशियो आया ना क्षेत्रफल का वो इसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब h1 और h2 का मान आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 4 और बट्टा में हो जाएगा 6, h1/h2। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि h1 रेशियो h2 बराबर 2 रेशियो 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा है तो 2:3 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर होगा। जितने भी बच्चे लोग इसका आंसर 2:3 दिए होंगे उन सभी का आंसर सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार फिर से जल्दी से बता देते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, आधार का अनुपात भी दिया है, ऊंचाई का पूछ रहा है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो रेशियो के रूप में 1/2 का वैल्यू नहीं है, सिर्फ आधार गुने ऊंचाई का रेशियो, यही एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो आधार और ऊंचाई को मैंने गुना करके एरिया में कन्वर्ट कर लिया और इनका रेशियो और इस एरिया का रेशियो बराबर करके मैंने h1 h2 का मान निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक थैले में 840 रुपये की धनराशि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के रूप में, इन सिक्कों का अनुपात 8:1:5 है। तो थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 840 रुपये है और 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के एक थैले में ये सिक्के हैं। टोटल 840 रुपये हैं और इन सिक्कों का संख्या का जो रेशियो है वो 8:1:5 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रुपए में दिया हुआ है, मूल्य 840 रुपये है। ये सिक्का का अनुपात है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। या तो इसको हमें मूल्य में चेंज करना होगा तो इसके बराबर लिख सकते हैं, या इसको पैसे में चेंज करना होगा। तो ये कभी चेंज नहीं होता है, इसी को आपको मूल्य में चेंज करना होगा, जिसमें ये है उसी में चेंज करना होगा। तो देखिए मूल्य में चेंज करेंगे तो बोलिए 1 रुपया ही अगर 8 हो रहेगा तो कितना रुपया होगा, 8 रुपया होगा। 2 रुपया ही का सिक्का अगर 1 होगा तो क्या रुपया होगा, 2 रुपया होगा। और 5 रुपया ही का सिक्का 5 होगा तो 25 रुपया होगा। अब ये लगभग ये मूल्य में चेंज हो गया, लेकिन ये भी अभी ओरिजिनल नहीं है, ये रेशियो के रूप में है। अब इन्हीं को ना जोड़कर इस मूल्य के बराबर करके और इसके 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यानी कि इसके ओरिजिनल मान निकालने के लिए x इसमें लगाकर x का मान निकालिए, या x नहीं लगाना चाहते हैं तो 1 यूनिट का मान निकालिए। तो हम x नहीं लगाना चाहते हैं, 1 यूनिट का मान निकालते हैं। तो 8 2 10, 10 अब 25, 35 यूनिट बराबर में रियल में है आपका 840। 1 यूनिट का मान निकालिए, 840/35, 7 × 35, 12 × 84, 24 × 120। 1 यूनिट का मान हमारा 24 आ गया, यानी यही x का मान हमारा 24 आ गया। अब ये जो 1 यूनिट का मान है इन सभी में गुना करके इसका ओरिजिनल मान आप निकाल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। 5 रुपए के सामने 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान निकालिए, आपका 5 रुपए का सिक्का का मान आ जाएगा। तो 24 × 5 बराबर 120 सिक्के जो है वो आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 120 सिक्के आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, एक सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें एक मिसप्रिंट था जो मैंने इसको सुधारा हुआ है
और सुधार करिए, फोटो मैंने खिंचवाया है। 11/4 माइनस 2/3 का 9/8 प्लस 11, ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों इसको तो बोर्ड मास के फॉर्मूले से आप जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम जो कि यहाँ नहीं है, उसके बाद ऑफ का काम है, ऑफ, उसके बाद ऑफ का, तो ऑफ का यहाँ पे तो का है, उसके बाद भागा तब जोड़ फिर घटाओ, ठीक है। तो पहले हम का काम करेंगे, का करेंगे तो यहीं पे बनाते हैं हम, फिर लंबा चला जाएगा लिखेंगे, तो पहले का काम करेंगे तो ये गुना, अब ये गुना भागा से छोटा वाला नहीं है, ये का वाला है, पहले इसका काम करेंगे। ये कटने वाला है तो 2 चौके 8 और 3 तिरिकी 9, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो ये 3/4 हो जाएगा, तो 11/4 माइनस 3/4 प्लस में 11। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस है भागा है, पहले भागा करेंगे तो 11/4 हो जाएगा, अब माइनस 3/4 अब प्लस 11 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, और ये 11 माइनस 3 प्लस 11 चौक 44 हो जाएगा। 44 है 11 55, 55 में से 3 गया 52, 52/4, 52/4 आपका 13 आंसर होना चाहिए। 13 13 13 ऑप्शन नंबर ए में ही है 13, तो इसका आंसर आपका 13 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 30 और 5 है। तो दो संख्या का लघुत्तम है आपका 30 और महत्तम आपका है 5। यदि उन दोनों संख्याओं का योग आपका 25 है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए वो संख्याएं पहले निकालते हैं कि कौन कौन है। तो देखो HCF का मतलब होता है अधिक से अधिक कॉमन काढ़ लेना। तो मान लो कि कॉमन मैंने काढ़ लिया, जितना कॉमन था मैंने काढ़ लिया, जो भी यहाँ बचेगा संख्या वो X और Y के रूप में बचेगा, यानी कि कॉमन कराने वाला नहीं होगा। यानी कि किसी संख्या में से अधिक जो कॉमन काढ़ते हैं वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मैंने काढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ X और Y बचा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अब कॉमन कराने वाला संख्या नहीं होना चाहिए, होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक तो काट चुके हैं, कॉमन रहता तो करा गया है, ठीक है। तो वो संख्या बात की जाए तो वो संख्या कौन सी होती? तो वो संख्या 5 X और 5 Y था, जिसमें से मैंने कॉमन काढ़ लिया था। संख्याएं ये वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, 5x और 5y, जिसमें से मैंने कॉमन काढ़ लिया है। अब देखिए कि इन सभी संख्याओं का जो योग है वो 25 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो फिर 5 कॉमन काढ़ के हम काटना पड़ेगा, तो हम यहीं पे इसको योग बोला है तो मैंने योग कर दिया, कॉमन भी काढ़ लिया है, यहाँ 25 लिख देंगे। 5 से 5 × 5 = 25, x प्लस y का मान हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। इन सभी संख्याओं का एलसीएम हमारा दिया हुआ है 30, यानी कि कॉमन काढ़ने के बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे कॉमन काढ़ने के बाद जो है HCF निकालने के बाद सबको गुना करा देते हैं तो एलसीएम में चेंज हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5xy ये एलसीएम है, बराबर में हम कह सकते हैं 30। तो xy का मान हमारा आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा। अब बताओ x प्लस y का मान 5 और x इंटू y का मान 6। ऐसा कोई संख्या अपने दिमाग से सोचो जिसको गुना करने पर 6 जोड़ने पर 5, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी x और y का मान हमारा 3 और 2 है, और 3 और 2 बताओ ऐसा संख्या है जो कॉमन कराने वाला नहीं है, यानी कि मेरा सही है। तो बताना है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब आप ही बताओ, ये 3x का मान आ गया तो वो संख्याएं हो जाएंगे, यहाँ x डालेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा वो संख्या, एक हो जाएगा 2 × 5 = 10। और इन दोनों संख्याओं का अगर अंतर की बात की जाए, अंतर, तो ये हो जाएगा आपका 5 का, ठीक है। तो 5 का अंतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है वही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को इसी तरह लॉजिकल सोच के बनाएंगे, और ये सब मैं लिखा हूँ, उतना लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, बस मैं आपके समझने के लिए सब लिखा हूँ। आप इसको 2 से 3 स्टेप में बना सकते हैं, ठीक है। बस अच्छे से एक बार देख लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद ट्राई करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक कूलर 15% छूट पर बेचता है। यदि वह 19% का छूट देता तो उसे 332 रुपये कम कमाता वो। तो बताओ कोई आदमी अगर 15% के छूट पर कोई सामान देता है, अगर वह 19% का छूट देता तो वो 332 रुपये जो है ना वो कम कमाता। अब आप ही बताओ कितना छूट में कमी हुआ, यानी कि छूट में कितना कमी होगा? 4% का कमी दिख रहा है। रियल में कितनी कमी है? 332। दोनों कमी बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोला है कूलर का अंकित मूल्य, कोई भी अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकाल लो। तो 332 × 100/4, 4 × 8 = 32, 1 4 3 12, 8300 उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। 8300 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
एक दंड आलेख आपके स्क्रीन पे गया होगा। Y1 से लेके Y7 में कुल निर्यात 1000 करोड़ रुपए दर्शाया गया है, टोटल निर्यात। न्यूनतम निर्यात और दूसरे उच्चतम निर्यात वाले निर्यात वर्ष के निर्यात में क्या अनुपात है, यानी न्यूनतम निर्यात जो है वो और दूसरे उच्चतम निर्यात वाले। तो बताओ न्यूनतम निर्यात जो है वो क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि 500 यानी Y1 वाला है, तो 500 यहाँ है, ठीक है। और दूसरा उच्चतम निर्यात वाला, तो सबसे ऊंचा हमको दिख रहा है कि Y7 का 1300 है, दूसरा जो है Y4 का 1200 है, यानी Y4 का पूछ रहा है 1200। इन दोनों के बीच रेशियो आपका पूछा जा रहा है कि उनके बीच जो है रेशियो क्या होगा। तो बस इसको काट लीजिए, 5:12, 5:12 जो है वही आपका उत्तर हो जाएगा। 5:12 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इस दंड आलेख से डरिएगा मत, बहुत आसान आसान प्रश्न होते हैं, बस आप इसको देख कर डरिएगा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन बड़ा है कैसे बनाएंगे। बारीकी से पढ़िएगा तो सेकेंडों में बनने वाला ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अभी तक समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि x y से 80% ज़्यादा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखो ऐसे क्वेश्चन बोले तो x और y ऐसे रेशियो में ले लेना, और x y से 80% ज़्यादा है, जिससे बोलेगा ओकरा के 100 मान लेना। 80% ज़्यादा है तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो y x से कितना परसेंट कम है, y जो है वह x से कितना परसेंट कम है, जिसमें से लगे वो नीचे आ जाएगा, अंतर ले लेंगे, 80 का गुना में हो जाएगा 100, तो कितना परसेंट कम है आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 काट लेंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, 400/9, यानी 9 चौके 36, 4 40, 9 चौके 36, शेष बचा 4, 44.4/9% की जो है वह कमी होगी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 44.44% की कमी होगी। अगर इसको आप भाग लगाएंगे तो आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पी क्यू और आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में धन निवेश करता है यदि वे वर्ष के अंत में 6680 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। तो पी और क्यू का कुल हिस्सा क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पार्टनरशिप का प्रश्न है। सबसे पहले आप पार्टनरशिप के प्रश्न को रेशियो पर ले लेना, और ये आपका पी क्यू आर का जो धन निवेश का अनुपात है ना 7:4:9 के अनुपात में है, और वर्ष के अंत में लाभ बोला है, दिया हुआ है, लाभ हमारा दिया हुआ है मेरे भाई 6680 रुपये का लाभ दिया हुआ है। तो आपका कुल हिस्सा, लाभ का हिस्सा पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप के जब भी प्रश्न हो तो आप पहले पूंजी में समय से जरूर गुना कराना, तभी जाकर तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो हमारा पूंजी दिया हुआ है, समय नहीं दिया है, लेकिन लास्ट में बोला है वर्ष के अंत में, तो वर्ष का मतलब होता है 1 साल। 1 साल सबने लगाया, ठीक है। तो सब में किससे गुना करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि महीना के रूप में चेंज करके हम लोग करते हैं। अब देखो, अब इसको तब तक काटते रहो जब तक कटेगा, नहीं कटेगा ना वही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा। तब अभी हमने 12 जो लगाया है वही सिर्फ कटने वाला है, बाकी नहीं कटने वाला है। तो ये जो रेशियो होगा ना वो 7:4:9, यही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा। आप सोचेंगे कि सर ये आपने तो बेवकूफ़ बना दिया कि अब 12-12 लगाया फिर इसको हटाया। अरे बाबू, ये 12-12 जो लोग पहली बार देख रहे होंगे ना उनके लिए मैं लगाया हूं कि पार्टनरशिप अगर कोई नहीं पढ़े होंगे तो रियल में कंसेप्ट क्या है, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही बोल देता कि 7:4:9 एक लाभ का रेशियो जो है डायरेक्ट है। तो कैसे है वो तो हमेशा समझेगा कि सिर्फ पूंजी का रेशियो लाभ का रेशियो होता है, तो उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने बोला कि जो भी पूंजी है उसमें समय से गुना कराइए, तब जाकर वह रियल में उसके बाद काटेंगे, जब तक कटेगा, नहीं कटेगा तो वो लाभ का रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं उसको वो भी सीख गया ये बात। अब मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ समय नहीं दिया है तो समय तो बराबर ही यहाँ लगाएंगे ना, नहीं दिया है तो सब में 12-12 लगाएंगे। तो आप यहाँ पे 12-12 नहीं लगा के आप अंडरस्टैंड कर ले कि मैंने लगा दिया और काट भी दिया, यानी पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो गया, ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब समय से अनिवार्य है कि गुना कराएंगे किसी, तभी जाकर लाभ में कन्वर्ट होगा, लेकिन समय अगर बराबर दिया हो तो आप नहीं भी लगाएंगे तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाता है। अब सब लोग समझ गए होंगे। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, अब ना जोड़ेंगे। अब ये लाभ का रेशियो में आ गया, और पी और क्यू का आपसे क्या पूछा है, कुल हिस्सा पूछा है, ठीक है। तो पहले आप 1 यूनिट का मान निकालो, 7×4=11, 9 20, और रियल में हमारा ये 6680 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 2 × 6, 2 × 6, 2 चौके 8, 334 हो जाएगा। और हमसे स्पेशल पी का पूछता तो 7 यूनिट निकालते। दोनों का अगर पूछा है ना पी और क्यू का, तो एक ही साथ दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 4 11 यूनिट का मान। तो 11 × 334, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 × 33 4 37 के 7 हासिल 3, 11 × 33 3 3674 रुपया आपका आ जाएगा।
तो 3674 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है जिसे मैं दे रहा हूं आप लोग को बनाने के लिए। अगले वीडियो की शुरुआत इसी क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। और ये आज का जो सेट है 13 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वीडियो है, तीसरा वीडियो है। कोई अगर नए बच्चे अगर देख रहे होंगे तो ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं 13 फरवरी 2019 का। तो आप 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, पहले उन दोनों वीडियो को देख लें ताकि इस सेट का टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं जिसे आप बनाकर और कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका उत्तर दीजिएगा, और अगले वीडियो की शुरुआत हम लोग इसी से करेंगे। क्वेश्चन है के, एल एवं एम क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में धन निवेश करता है। यदि वे वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,230 रुपये का कमाता हो तो के और एल का हिस्से के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन है 1155 रुपया, बी ऑप्शन है 1275, सी ऑप्शन है 1980 और डी ऑप्शन है 825 रुपया। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।